आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज तारीख है 8 जुलाई। अगले करीब आधे घंटे में आपसे करेंगे चर्चा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, गैर राजनीतिक हर बड़ी खबर का विश्लेषण बिना शोर शराबे के, बिल्कुल सादा जबान में, आराम से। तो कौन सी हैं वो खबरें, चलिए ये बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले मोदी सरकार में नई कैबिनेट के सामने चुनौतियां और उनसे अपेक्षाओं पर, यानी उनकी क्या नई चुनौतियां हैं और क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। और फिर जानेंगे कि क्या टीम नड्डा में भी बदलाव के आसार हैं, यानी नेतृत्व में भी क्या बदलाव की सुगबुगाहट है बीजेपी में। इसके बाद चलेंगे बंगाल और जानेंगे कि बीजेपी में अंदरूनी कलह की आहट क्यों आ रही है। बाबुल सुप्रियो के एक ट्वीट का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कैसे दिया। और आखिर में जिक्र होगा पेरिस का और जानेंगे कि पेरिस में भारतीय सरकार की कौन सी संपत्ति जब्त की जा रही है और क्यों। जानेंगे ये सब कुछ, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास और सुनते हैं दिन भर की हेडलाइंस। शुक्रिया जमशेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट के साथ मीटिंग की। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद ये कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए अहम फैसला लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नारियल बोर्ड भी बनाया जाएगा। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर विवाद पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से नियम तोड़े जाते हैं तो केंद्र कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कारोबारी ने उन पर 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। व्यापारी का कहना है कि बीइंग ह्यूमन शोरूम खोलने के बाद कंपनी से दिल्ली से सामान भेजना बंद कर दिया गया और इनकी वेबसाइट भी बंद है। केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुटने पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक और शादी में सिर्फ 20 लोगों को आने की ही इजाज़त है, तो दूसरी ओर शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुट रही है। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को 7500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। समूह ने इसके लिए कई बैंकों से संपर्क किया है। अडानी समूह को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर लदे भारी कर्ज को निपटाने के लिए यह रकम चाहिए। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी की एक सांसद ने जज्बाती भाषण में कहा है कि मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद की अवमानना वाला कंटेंट प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। नाज शाह ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा है कि यूरोप में हाल में ऐसे अपमानजनक कार्टून और रेखा चित्र प्रकाशित किए गए हैं जिससे दुनिया भर में मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। और MCX पर सोने और चांदी में आज भी बढ़त जारी है। गुरुवार को सोना फिर 48,000 के पार निकल गया है। दोपहर 3:30 बजे सोना 166 रुपये की बढ़त के साथ 48,076 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की बात करें तो MCX पर 3:30 बजे चांदी 63 रुपये की बढ़त के साथ 69,428 रुपये पर ट्रेड कर रही है। हालांकि सराफा बाजार में आज सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के बाद मंत्रियों के विभागों में भी काफी बदलाव किए गए हैं। हालांकि ज्यादातर बड़े मंत्रियों के विभाग वही रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, S जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी। इस तरह के जो कद्दावर मंत्री हैं उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिन मंत्रियों के विभाग बदले हैं या नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके मुताबिक मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम से हटाकर अब HRD मंत्री बना दिया गया है। अश्वनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है और नए नवेले सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है गृह मंत्री अमित शाह को। नए काबीना में चुनाव और जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए तब्दीलियां हुई हैं, तो अब कुल 53 मंत्रालयों की जिम्मेदारी 30 मंत्रियों और 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज मंत्रियों के पास है। अब ऐसे में
मौजूदा हालात को देखते हुए कौन से नए मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और किस तरह की चुनौतियां हैं वो, ये जाना हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से। देखिए, चुनौती तो पूरी सरकार के सामने है, अर्थव्यवस्था को जिस हालत में है उससे निकालने की। लेकिन अभी जो पुनर्गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, उसमें मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव जो हैं, जो इनको रेल मंत्रालय, आईटी और टेलीकॉम मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बहुत अहम मंत्रालय है, तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी परफॉर्म करके दिखाने की। उनके पहले पीयूष गोयल थे, फिर उससे पहले सुरेश प्रभु थे, तो उनसे बेहतर काम करने की और जो प्रधानमंत्री की अपेक्षा है उस पर खरे उतरने की। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम को लेकर बड़ी देश में चिंता है, बहुत नाराजगी है, तो हरदीप पुरी के लिए चुनौती है। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, फिर भी उनको कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये कुछ तो दाम कम करना होगा या कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे लोगों को राहत मिले, सहूलियत मिले। तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी। इसके अलावा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो हाईवे का हो, ट्रांसपोर्ट और हाईवे का की मिनिस्ट्री हो, या फिर दूसरे मंत्रालय जो हैं, उनको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर काम आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय मेरी नजर में दो हैं, एक रोजगार के अवसर, दूसरा महंगाई से निजात दिलाना। तो निर्मला सीतारमण का भी काम जो है वो प्रधानमंत्री के नजर में होगा कि कैसे लोगों को राहत पहुंचाने के उपाय किए जाते हैं। प्रदीप जी, एचआरडी मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। कोविड के दौर में परीक्षाएं कैसे होंगी, सत्र कैसे चलेंगे, छात्रों का समय खराब ना हो, निशंक जहां काम काज छोड़कर गए हैं, आगे क्या चुनौतियां उनके मंत्रालय के लिए होंगी? उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, मोदी सरकार में एक मंत्रालय जो ठीक से चल नहीं सका कभी भी किसी मंत्री के तहत, वो है एचआरडी, या जो जिसका नाम अब फिर से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कोविड के दौर में टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से नए इनोवेशन हो, क्या तरीके हो कि बच्चों पर बोझ कम पड़े, पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि ये केवल कोविड के समय का मामला नहीं है, ये आगे भी चलने वाला है। पूरा शिक्षा का तरीका बदलने वाला है। नई शिक्षा नीति आई निशंक के समय, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उसमें है क्या, क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। ये धर्मेंद्र प्रधान के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, जो हायर एजुकेशन है, खासतौर से प्रोफेशनल एजुकेशन के सेंटर्स हैं, आईआईटी, आईआईएम, उनसे और सरकार के बीच में जो लगातार टसल चलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो हालत है उसको सुधारना, हायर एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की जो चुनौती शुरू से रही है, उसके बारे में धर्मेंद्र प्रधान क्या कर पाते हैं। तो उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, और उनके कामकाज पर नजर केवल प्रधानमंत्री की नहीं रहेगी, आरएसएस की भी रहेगी। आरएसएस के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा प्रिय जो है मंत्रालय है, तो उधर भी उन लोगों की भी नजर उन पर रहेगी। अच्छा प्रदीप जी, बीजेपी और मौजूदा सरकार से जुड़े मसलों पर आपका विश्लेषण बहुत ठोस होता है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी नज़र में नए पुराने चेहरों में और नई जिम्मेदारियों में आपको किसकी क्या एक्सपर्टीज दिखती है कि दो चार मंत्रालय जो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक हाथों में आए हैं और जिनके कामकाज पर अब ज्यादा नजर नहीं रखनी होगी? नहीं, देखिए, किसके हाथ में मंत्रालय ठीक आए हैं ये तो अभी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अच्छा होना, योग्य होना एक बात है, परफॉर्म करके दिखाना दूसरी बात है। कई लोग इसी में चले गए कि उम्मीद थी कि वो परफॉर्म करेंगे, बेहतर करेंगे, नहीं कर पाए। लेकिन जिन लोगों ने किया, जैसे 7 लोगों का प्रमोशन हुआ, तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, इसलिए प्रमोशन हुआ। तो इस सरकार के सामने जो चुनौतियां थी, उनमें आप देखिए, जो पुनर्गठन हुआ है उसमें 24 प्रोफेशनल्स हैं, आईआईटीएन हैं, आईएम किए हुए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं। तो योग्यता में कहीं कमी नहीं है, मतलब मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया गया, मेरिट का पूरा ध्यान रखा गया है। जो लोग आए हैं वो पब्लिक अफेयर्स में काम कर चुके हैं, लोगों के बीच में काम कर चुके हैं, तो अपेक्षाएं बहुत है ये, और समाज के अलग अलग वर्गों से आए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एक सामाजिक पक्ष से ज्यादा लोग आ गए हैं तो एक असंतुलन हो, उस तरह की भी स्थिति नहीं है। तो अब परफॉर्म न करने का कोई बहाना नहीं है,
सरकार के पास भी और जिनको मंत्रालय मिला है उनके पास भी। तो अगले मुझे लगता है कि 6 महीना कम से कम नए मंत्रियों को मिलना चाहिए, उससे दिशा का अंदाजा लगेगा कि सही दिशा में जा रहे हैं, उनको जिनको जो मंत्रालय मिला है वो उसके योग्य हैं कि नहीं है। कागज पर योग्यता एक बात है, बायोडेटा आपका अच्छा हो एक बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है तब मुश्किल होती है। और इस सरकार का जो मोटो है इस पुनर्गठन से सामने आया है, परफॉर्म और पेरिश। आप परफॉर्म करेंगे, रिवार्ड किए जाएंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बाहर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। कल तक जहां लोगों को ये जानने की उत्सुकता थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी मिली और किसे प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर बाय बाय कह दिया, इस उत्सुकता के यथासंभव जवाब आए। विस्तार के बाद जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली उन्होंने अपना कार्यभार भी संभालना आज से शुरू कर दिया है, लेकिन वो अहम नाम जिन्हें कल कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह नहीं मिली, जो ड्रॉप कर दिए गए, मसलन रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष गंगवार वगैरह। सवाल ये है कि इतने ज्यादा अनुभवी और ऊंची राजनीतिक रसूख रखने वाले इन नेताओं को किस तरह और कहां एडजस्ट किया जाएगा। कुछ सुगबुगाहट इस ओर हैं कि इन नेताओं को या तो संगठन का जिम्मा दिया जाएगा या फिर कुछ और अहम जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बहुत से केंद्रीय नेताओं को राज्य की राजनीति में डिप्यूट करना आसान होगा, और क्या इससे राज स्तर पर एक कश्मकश तो नहीं खड़ी हो जाएगी। सवाल बहुत हैं और इन सवालों और जिज्ञासाओं के निपटारे के लिए हमने फोन मिलाया आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। हिमांशु, बीजेपी के केंद्रीय संगठन में किस तरह के बदलाव के आसार हैं जो मंत्री पद से हटाए गए हैं? कई बड़े नाम भी हैं जैसे रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर, क्या अब उन्हें संगठन में जगह मिलने की सुगबुगाहटें हैं? देखिए, कल जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन को ड्रॉप किया गया, उसके बाद ये जरूर चर्चा में है कि बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि याद कीजिए 2018 के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को हार मिली थी, तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में झारखंड में चुनाव हार के बाद जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था रघुवर दास को, जो वहां के मुख्यमंत्री थे। तो ये जरूर माना जा सकता है कि जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो है पहले भी संगठन के अंदर प्रवक्ता रह चुके हैं और महासचिव रह चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर खुद प्रवक्ता की भूमिका में लंबे समय तक रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं उन्होंने भी संगठन में बड़े काम किए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली की राजनीति के अंदर लंबे समय तक जो है वो संगठन की भूमिका में रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का भी जो है पद संभाला रहा। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि इन चारों नेताओं को यहाँ पर संगठन के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। हिमांशु, ये भी बताइए कि क्या प्रदेश यूनिट के संगठन में भी कुछ बदलाव अपेक्षित है, खासकर पश्चिम बंगाल के बारे में किस तरह की चर्चा है? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि वहां पे भी जो है संगठन में बड़े बदलाव किए जाएं, क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद दिलीप घोष को लेकर ये चर्चाएं हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जो वहां के प्रभारी थे उनको भी हटाकर नया प्रभारी जो है नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल 2 मंत्रियों को पश्चिम बंगाल से ड्रॉप किया गया, जिसमें बाबुल सुप्रियो हैं और देवश्री चौधरी हैं, उनकी जगह 4 नए मंत्रियों को जो है वो जगह दी गई मंत्रिमंडल के अंदर। तो उससे ये जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी ने अभी बंगाल की राह छोड़ी नहीं है। उनको उम्मीद है 2024 के अंदर जब चुनाव होंगे तो उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें मिली थी उसमें और इजाफा करना है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर फोकस करना होगा और संगठन को और विस्तार करना होगा। इसी विस्तार को देखते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर जो है संगठन में बदलाव हो सकता है। कुछ अन्य राज्यों के अंदर भी संगठन के अंदर बदलाव होने की संभावनाएं हैं। हिमांशु, एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर करना चाहता हूं, वहां पर भी कुछ दिनों से बहुत बदलाव हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट फेरबदल हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि चुनाव है तो वहां पर भी जो है संगठन में कई बदलाव हुए हैं और कुछ और बदलाव होने हैं, लेकिन वहां पर कैबिनेट में कुछ बदलाव जरूर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद आए हैं। अभी वहां पर 4 जो एमएलसी की सीटें खाली हैं, उन सीटों पर नए
लोगों को लाया जाएगा, जिनमें से ये माना जा रहा है जितिन प्रसाद और नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे, उनको जो है एमएलसी बनाया जा सकता है। सरकार के अंदर उनको भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले एक बार छोटा सा कैबिनेट विस्तार जरूर होगा। जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग वहां की है, उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है ठीक से नॉन यादव ओबीसी को, एससी एसटी और ब्राह्मण और राजपूत को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले योगी सरकार में, उसको लेकर एक सुगबुगाहट जरूर है। लेकिन देखना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कब वहां पर हरी झंडी मिलेगी, और उसके बाद संगठन के अंदर तो बदलाव चल ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन वहां की सरकार में कुछ बदलाव होंगे या नहीं। शुक्रिया हिमांशु। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। इधर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उधर बंगाल की बीजेपी में खलबली मच गई। वैसे तो कांग्रेस की तरह बीजेपी की आंतरिक कला कभी सार्वजनिक नहीं होती, अंदर खाने ही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी में ऐसा देखने को नहीं मिला। यहां नेताओं ने खुलकर सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है। इस बयान पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी इसी तरह काम करती है, आपको नियत प्रक्रिया में विश्वास रखने की आवश्यकता है। अगर उन्हें यानी सुप्रियो को निकाल दिया जाता तो क्या इससे चीजें बेहतर होती? ये तो एक मामला है। दूसरे मामले में कल बीजेपी नेता सौमित्र खान ने बंगाल की बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि चंद घंटों बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया था, पर उन्होंने फेसबुक लाइव करके शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाए और कहा कि बंगाल में विपक्ष के नेता दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के दूसरे नेता राजीव बनर्जी ने भी शुभेंदु पर ही निशाना साधा। तो आखिर बंगाल बीजेपी में हो क्या रहा है? इतनी उथल पुथल की क्या वजह है? मैंने बात की कोलकाता में आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से और उनसे पूछा कि बाबुल सुप्रियो की नाराजगी व्यक्त करना और उस पर फिर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आना क्या नेताओं के बीच बढ़ती दरार को दर्शाता है? जी देखिए, बाबुल सुप्रियो और दिलीप घोष के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे कभी भी नहीं रहे, और ये पिछले 2-3 सालों से ही कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि दोनों के बीच तल्ख रिश्ते रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी है, हम बोल सकते हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दोनों ओर से आई हैं। हालांकि किसी ने भी साफ तौर पर पब्लिकली किसी का नाम नहीं लिया है। बाबुल सुप्रियो का भी अगर हम फेसबुक पोस्ट देखें तो उस लिहाज से उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त की है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन देख के लग रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से उनको निकाला गया है। वहीं अगर दिलीप घोष की प्रतिक्रिया हम देखें तो वहां पे भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही दिलीप घोष का, ना ही बाबुल सुप्रियो का, ना ही किसी और का। लेकिन उन्होंने कहा जरूर है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इस पर हम कयास जरूर लगा सकते हैं, और इससे पहले भी इस तरह की बातें होती आई हैं। और ये तो यहाँ पे जो राजनीतिक गलियारा है उसमें ये तो चर्चा रही है कि दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो के बीच संपर्क बहुत मधुर नहीं है। अनुपम, उधर एक और दरार दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाए हैं, उसे आप किस तरह से आंक रहे हैं? ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी पर अगर हम नाम के तौर पर देखें तो सौमित्र खान ने कल एक फेसबुक लाइव किया था जिसमें उन्होंने पहले तो जो युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसकी वजह उन्होंने बताई कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का बर्ताव रहा है, या उनको जिस तरीके से पार्टी ने आगे बढ़ाया है, बाकी सब पीछे छूटते जा रहे हैं और वो अपने को ही सर्वे सर्वा मानने लगे हैं। तो ये उनका नाम लेकर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए, और जो अध्यक्ष पद छोड़ने की वजह भी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को बताया।
और अगर हम राजीव बनर्जी की चर्चा करें, राजीव बनर्जी चुनाव के बाद से जब रिजल्ट आया है उसके बाद से ही खुद को दरकिनार उन्होंने कर लिया है बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम में भी नहीं जा रहे हैं। कई बार नाम न लेते हुए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आक्रमण भी किया है, जिससे समझ में आता है कि शुभेंदु अधिकारी से खफा हैं वो। तो इस तरह की बातें, चर्चाएं चल रही हैं। ओपनली सौमित्र खान ने ही कहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही नाटकीय तरीके से उन्होंने फिर फेसबुक पोस्ट पे कहा कि मैं अध्यक्ष पद जो मैंने रिजाइन किया था वो मैं वापस उससे जुड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पार्टी ने समझाया है, कहा है। तो इस तरह की बातों पर दिलीप घोष से भी बात की गई है, तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन पार्टी एक ही है, पार्टी अलग नहीं है। तो इस तरह की बातें, चर्चाएं इससे पहले भी रही हैं, अब भी रहेंगी। पार्टी बड़ी हुई है बंगाल में, तो जहां बड़ी पार्टी होती है वहां पर इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। हाँ, ये बात जाहिर है कि शुभेंदु अधिकारी से कुछ जो नेता हैं वो जरूर खफा हैं। शुक्रिया अनुपम। भारत सरकार के साथ एक टैक्स विवाद में भारत की केयर्न्स एनर्जी कंपनी के फेवर में फ्रांस की एक अदालत ने फैसला दिया है। कोर्ट ने केयर्न्स को पेरिस स्थित भारत सरकार की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत दी है। दरअसल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने केयर्न्स को 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया था, और अब इसी आदेश के तहत फ्रांसीसी अदालत ने फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न्स एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया कल शाम को पूरी हो गई थी। अब इसमें भारत की इमेज का सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन उससे पहले यह समझने की जरूरत है कि यह पूरा मामला क्या है। मैंने बात की बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी से। देखिए, मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पेचीदा है, और एक प्रकार से जिसे कहते हैं अभूतपूर्व यूनिक मामला है। और इसकी जड़ें 2012 में भूतपूर्व राष्ट्रपति और उस समय पे जो वित्त मंत्री थे श्रीमान प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेके एक प्रावधान लाया था बजट में, और उसके कारण उस समय से पहले हुए कुछ कॉरपोरेट डील्स को लेके टैक्सेशन का एक नया आयाम बना। और ये जो चीज उस समय हुई थी उसका ये परिणाम आप देख लीजिए 9-10 वर्ष के बाद निकल रहा है। एक प्रकार से यूपीए सरकार ने एनडीए सरकार के लिए एक छोटा सा बम रखा हुआ था, जो अब कानूनी तौर से फट चुका है। सिद्धार्थ, थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या चीजें निकल कर आई हैं। देखिए, एक निर्णय दिया है फ्रांस की अदालत ने। केन एनर्जी करके जो एक कंपनी, स्कॉटलैंड की कंपनी थी, जिसने 20-25 वर्ष पहले इंडिया में तेल की खोज की थी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पे, उसको काफी टैक्स का एक झटका लगा इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण, और उसकी शेयर्स जब्त किए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी नीलामी कर दी थी। उसका लगभग जो टोटल वैल्यू रुपए की दृष्टि से अगर देखें तो 10-10.5 हजार करोड़ रुपया है। उस फैसले के खिलाफ केन ने लंबी एक लीगल लड़ाई लड़ी, और अब आर्बिट्रेशन कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, क्योंकि बाहर से आए हुए पैसे और प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में आर्बिट्रेशन होती है, उसको लेके उन्होंने अपने फेवर में ये निर्णय लिया है। और इस निर्णय के चलते ये फ्रांस में, पेरिस में भारत सरकार की कुछ संपत्तियां हैं, उन पे सीजर का ऑर्डर लगा है, यानी भारत सरकार उनको बेच नहीं पाएगी, और अब एक नई लड़ाई का दौर शुरू होने वाला है। सिद्धार्थ, इस पर भारत सरकार की तरफ से क्या कोई रिस्पांस या रिएक्शन आया है? निश्चित तौर से आएगा, और सरकार का जो एक संक्षेप में रिस्पांस ये था कि हम इस विषय पे एनालिसिस करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। सरकार ने पहले, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम इस विषय पे पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और इसमें एक बड़ा विषय भारत सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी देश की जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई लॉ बनाती है, तो क्या बाहर का कोई कोर्ट उस लॉ को ओवरराइड करने या उसके खिलाफ कोई निर्णय दे सकता है। तो ये एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है अब ये कानूनी लड़ाई
चलेगी। बट फिलहाल के लिए इन संपत्तियों पे जहां तक हमारी जानकारी है इस कंपनी द्वारा, केन एनर्जी द्वारा कब्जा बिठा लिया गया है। अब ये मामला तो भारत सरकार की इमेज को लेकर हो ही गया है, तो अब आगे क्या हो सकता है इसमें? देखिए, शुरुआत में मैंने ये कहा था कि ये एक प्रकार से सरोकार है जो यूपीए से एनडीए को, नरेंद्र मोदी सरकार को मिली है। केवल एक यही केस नहीं है, और भी छोटे मोटे केस हैं। वोडाफोन का भी एक केस बड़ा पेचीदा केस था। पर टेक्निकल चीजों में ना जाते हुए एक बड़ा सवाल ये होगा कि जो विदेशी संपत्ति आती है अपने देश में, और जो विदेशी निवेशक है वो चाहता है कि उसको कुछ लीगल प्रोटेक्शन मिले, कुछ इस प्रकार की एक प्रोटेक्शन मिले जिससे वो काम और उसके जो पैसे लगे हुए हैं वो बचे रहें। और इस निर्णय से, 2012 के निर्णय से बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा था, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकार से इस विषय में रूलिंग दी थी, जिसके कारण प्राइवेट कंपनीज को एक सिग्नल मिली थी। सरकार को अब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स तो खैर आने फ्यूचर में नहीं लानी चाहिए, बट इस मामले को लेकर सरकार को बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी निवेशक जगत ने इस निर्णय को लेकर बहुत क्लोजली निगरानी की। शुक्रिया सिद्धार्थ। तो फिलहाल दिन भर में इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपको बता दें कि 15 दिन की मेहनत से कैसे आप खुद को नई नई महामारियों से सुरक्षित कर सकते हैं, इस बारे में कोरोना कवरेज का आज का पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा जो अपलोड हो चुका है। आप हमसे अगर कुछ कहना सुनना चाहते हो तो ईमेल कीजिएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आपका आज तक रेडियो अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और निभाइए डिजिटल रिश्तेदारी। तो आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया है हमारी साथी खुशबू ने, और इसकी साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम जमशेद कमर सिद्दीकी। इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।